मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज हरियाणा के दौरे पर रहेंगे। सीएम योगी दोपहर 12:30 बजे कुरुक्षेत्र के डेरा सिद्ध बाबा गरीब मठ पिहोवा पहुंचेंगे। उसके बाद दोपहर 2:30 बजे कैथल के बाबा मुकुटनाथ सिद्ध मंदिर पहुंचेंगे। दर्शन पूजन के साथ ही आध्यात्मिक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। लखनऊ में आज प्रदेश बीजेपी ने कार्यशाला का आयोजन किया। पार्टी संगठन में चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा होगी। संगठन में बूथ से लेकर प्रदेश स्तर तक संगठन बदलने की तैयारी की जा रही है। उम्मीद यह है कि यूपी बीजेपी के संगठन में 3 महीने के अंदर 50 से ज्यादा जिलाध्यक्ष, क्षेत्रीय अध्यक्ष बदल दिए जाएंगे। 1,65,000 बूथ में कई बूथ अध्यक्षों को बदलने की तैयारी चल रही है। सुबह 11 बजे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में होने वाली बैठक में बीजेपी के प्रदेश और राष्ट्रीय पदाधिकारी शामिल होंगे। इसके अलावा संगठन के राष्ट्रीय चुनाव प्रभारी के लक्ष्मण भी यहां पर मौजूद रहेंगे। केदारनाथ उपचुनाव में बीजेपी ने आशा नौटियाल को अपना प्रत्याशी बनाया है। आशा नौटियाल 2 बार की विधायक रह चुकी हैं, साथ ही बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। टिकट मिलने के बाद न्यूज 18 से खास बातचीत में आशा नौटियाल ने पार्टी का आभार जताया और केदारनाथ में अपनी जीत का दावा किया। केदारनाथ बाई इलेक्शन में बीजेपी ने एक बार फिर से पूर्व विधायक और बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल को मैदान में उतारा है। मैडम हमारे साथ हैं। मैम, पार्टी ने आप पे एक बार फिर से भरोसा जताया है, क्या कहना है आपके? देखिए, मैं संगठन का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। एक कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ता पे उन्होंने हमारे संगठन के नेतृत्व ने, हमारे नेतृत्व ने भरोसा जताया है। इसके लिए मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का और प्रदेश नेतृत्व का और सभी कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ। मैम, एक बड़ी चुनौती होगी ये, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस कहती आई है कि पहले अयोध्या हारे, बद्रीनाथ हारे, अब केदारनाथ की बारी है, तो ये आप लोगों के लिए एक बड़ा चैलेंज भी होगा। देखिए, उन्होंने हरियाणा भी कहा था और गिनती होने से पहले ही पटाखे फोड़ने लग गए थे। आपने हरियाणा का नतीजा देखा। वो केदारनाथ में भी इसी तरह से परास्त होके जाएंगे। थैंक यू मैम। तो आप थी आशा नौटियाल, बीजेपी की केदारनाथ से कैंडिडेट। आपका कहना है कि जो केदारनाथ का चुनाव है उसको बीजेपी भारी बहुमत से जीतेगी, और कांग्रेस का उन्होंने कहा कि जिस तरह से कांग्रेस हरियाणा में हारी है उसी तरह से केदारनाथ में भी हारेगी। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज 18 देहरादून। केदारनाथ उपचुनाव में बीजेपी ने आशा नौटियाल को अपना प्रत्याशी बनाया है। आशा नौटियाल 2 बार की विधायक रह चुकी हैं, साथ ही बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुकी हैं, जैसा कि हमने आपको बताया। आगे बढ़ते हैं, कांग्रेस की बात कर लेते हैं। कांग्रेस ने केदारनाथ उपचुनाव में मनोज रावत को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। हाईकमान ने मनोज रावत के नाम पर हरी झंडी दी है। मनोज रावत भी आज नॉमिनेशन फाइल करने वाले हैं। जिसके लिए कई कांग्रेस के नेता रुद्रप्रयाग में मौजूद रहेंगे। मनोज रावत कांग्रेस के पूर्व विधायक रह चुके हैं और पिछले चुनाव में 3रे नंबर पर थे। यूपी में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर बिगुल बज चुका है। सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है और इस उपचुनाव में सबसे ज्यादा हॉट सीट मैनपुरी की करहल सीट को माना जा रहा है, जहां पर एक तरफ सपा ने तेज प्रताप यादव को मैदान में उतारा, तो बीजेपी ने भी सपा के सांसद धर्मेंद्र यादव के बहनोई अनुजेश प्रताप यादव को चुनावी मैदान में उतारा, जिससे करहल सीट पर चुनावी घमासान तेज हो गया है। आज हम आपको करहल सीट का चुनावी विश्लेषण समझाते हैं। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव का घमासान जोरों पर है, जिसमें मैनपुरी की करहल सीट सबसे हॉट सीट में गिनी जा रही है। सबसे पहले करहल सीट के इतिहास पर नजर डालते हैं। यहां इस सीट पर समाजवादी पार्टी का 7 बार कब्जा रहा है। इस विधानसभा सीट से 1985 में दलित मजदूर किसान पार्टी के बाबूराम, 1989 और 91 में समाजवादी जनता दल और 1993-96 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर बाबूराम यादव विधायक निर्वाचित हुए।
2000 के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के अनिल यादव, 2012 और 2017 में बीजेपी के टिकट पर सोवरन सिंह यादव विधायक चुने गए। कलहल विधानसभा सीट से 2017 के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने सोवरन सिंह यादव पर ही भरोसा जताया। समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव मैदान में उतरे सोवरन सिंह यादव ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी के रमा शाके को 40,000 से अधिक वोट के बड़े अंतर से शिकस्त दी थी। काम बढ़िया करेगा, किसी पार्टी का व्यक्ति जो काम बढ़िया करेगा वही जीतेगा, उसमें क्या है, कोई भी हो। फिर भी मुद्दा क्या होगा? ऐसा कौन सी चीज़ है जो करेल विधानसभा की है या गिरोर की है, जो लोग चाहते हैं, आप चाहते हैं कि गिरोर में ये चीज़ हो जाए? देखो, ये तो चीज़ एक आदमी के दिल के अंदर है, खुल के नहीं कोई किसी से कह सकता किस पार्टी को वोट देना है, किसको नहीं देना है। जो काम सही करेगा उसी को इंसान वोट देगा, जो काम ही नहीं करेगा उसे वोट क्या देगा। करेल विधानसभा है, ये गिरोर का क्षेत्र है, ऐसा कौन सा मुद्दा होगा जिसमें आदमी, हर व्यक्ति चाहता है कि ये मुद्दा पूरा हो, या ये अखिलेश यादव से हो चाहे भाजपा से हो? सबसे पहले बेरोजगारी। उपचुनाव में इस बार समाजवादी पार्टी ने तेज प्रताप सिंह यादव को चुनावी मैदान में उतारा है, तो वहीं बीजेपी ने भी इस बार समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव के बहनोई अनुजेश प्रताप सिंह पर दांव लगाया है, जिससे करहल सीट का चुनाव और भी दिलचस्प नजर आ रहा है। वहीं बीएसपी ने भी उपचुनाव में ताल ठोंककर इसे और पेचीदा बना दिया है। इस बार बड़ी जीत समाजवादी पार्टी की होगी। करहल का रिश्ता समाजवादी पार्टी के साथ, मैनपुरी का रिश्ता नेताजी के साथ में बहुत पुराना है। जब राजनीति में नहीं थे उससे पहले का रिश्ता यहाँ के लोगों से, और चूँकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस सीट से इस्तीफा दिया है तो लोगों का मन है कि और ज़्यादा मतों से पार्टी को जिताएं। काल दोहरा पाएंगे? दोबारा दोहराएगा, बहुत अच्छे वोटों से जीतूंगा। मुझे हर समाज का, हर वर्ग का, यादव समाज का, सब हर समाज का मुझे बहुत बहुत समर्थन मिल रहा है। किस तरीके से करहल का चुनाव देखें, क्योंकि उस समय जब दौर था वो परसीमन की व्यवस्था की गई? परसीमन तो जानबूझ के बिगाड़ा गया था, मगर मैं दोबारा यहाँ से विधायक बना तो यहाँ गिरोर विधानसभा का फिर पुनर्गठन हुआ। एक वर्ग विशेष या कह लीजिए पार्टी विशेष के लोगों को जो अवसर दिया जा रहा है, तो मैनपुरी से करहल जाइए या मैनपुरी से गिरोर तक जाइए, जो आपको व्यवस्थाएं देखने को मिल रही होंगी उस पार्टी के लोगों की मिल रही होंगी, चाहे वो आपको क्या बताऊं, गोल्ड हो, कॉलेज हो, भट्टा हो, मिल हो, पेट्रोल पंप हो, सभी उनकी पार्टी ने उनके लोगों को दिया है। यहाँ 3.5 लाख से अधिक मतदाता हैं। अनुमान के मुताबिक इस विधानसभा क्षेत्र में यादव मतदाताओं की बाहुल्यता है। शाक्य, ठाकुर, ब्राह्मण, लोधी और एससी मतदाता भी इस सीट का चुनाव परिणाम निर्धारित करने में अहम भूमिका निभाते हैं। करहल विधानसभा सीट में मुस्लिम मतदाता भी अच्छी तादाद में हैं। इस लिहाज से करहल सीट पर जातिगत समीकरण भी प्रत्याशियों के जीत और हार का अनुमान लगाने में सटीक बैठते हैं। प्रत्याशियों को लेकर करहल की जनता भी अपनी नजर बनाए हुए है और आने वाले चुनाव में ही जनता अपने मन की बात कहेगी। सही बात तो ये है, ये करहल विधानसभा क्षेत्र जातीयता के आधार पर बनाया गया क्षेत्र है। गिरोर विधानसभा खत्म करने के बाद में राजनीतिक दलों ने, सत्ता पक्ष उस समय जो राजनीतिक दल था उसने गिरोर विधानसभा खत्म करके करहल विधानसभा बना दी। तो करहल विधानसभा के समीकरण इस प्रकार से बनाए गए हैं जिसमें कभी यहाँ से हमको लगता है कि समाजवादी पार्टी के अलावा यहाँ से कोई जीत नहीं सकता है। मैनपुरी जिले की करहल विधानसभा का उपचुनाव भले ही छोटा हो, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में इस करहल विधानसभा सीट की चर्चा है। ये सीट समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सांसद बनने के बाद छोड़ी है और अब इस विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में रिश्ते में फूफा और भतीजा आमने सामने हैं। मैनपुरी से न्यूज़ 18 के लिए देवेंद्र चौहान की रिपोर्ट। 8वें दीपोत्सव को लेकर काउंटडाउन शुरू हो चुका है। घाटों पर दीपक बिछाए जा रहे हैं, यानी कि लगाए जा रहे हैं, और दीपक बेचने के साथ घाटों पर तेल की आपूर्ति भी हो गई है। अवध विश्वविद्यालय के कुलपति ने घाटों पर लगाए जा रहे दीपक और सामानों की आपूर्ति के लिए स्थलीय निरीक्षण किया।
इस दरमियान उन्होंने वॉलंटियरों से भी जानकारी ली। तय समय के अंदर तैयारी पूरी हो जाए, ये भी सुनिश्चित किया गया। दीपोत्सव की तैयारी में लगे अधिकारियों के साथ बैठक भी की गई है। वाकई 21 लाख दिए जल रहे हैं और सिर्फ दीपोत्सव में ये दिए प्रज्वलित करने का काम ही नहीं है, और भी बहुत सारे शो हैं और भी बहुत सारे इवेंट्स हैं, प्रोग्राम हैं। ये सारा मिला जुलाकर जो माननीय मुख्यमंत्री जी का ये जो सपना है उसको वो मुझे लगता है कि ये जब दिव्य दीपोत्सव मनाया जाएगा तो ये हम सबके सामने ही होगा और विश्व पटल पर ये जब जाएगा तो पूरी दुनिया इस समारोह को देखेगी। 8वें दीपोत्सव को लेकर राम की पैड़ी पर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। आज अवध विश्वविद्यालय के कुलपति प्रतिभा गोयल के द्वारा यहां का स्थलीय निरीक्षण किया गया और दीपकों को बिछाने का जो कार्यक्रम है वो कितना प्रगति पर है, दीप घाटों पर क्या क्या पहुँचे हैं, इसका निरीक्षण करने के साथ तेज गति के साथ समय के अंदर कार्य और दीपक बिछाने के साथ साथ सामान पहुंचाने का जो क्रम है वो हो, इसको लेकर उन्होंने निर्देशित किया है। लगभग 30,000 वॉलंटियर इस समय राम की पैड़ी पर 28 लाख दीपक बिछा रहे हैं। राम की पैड़ी के 55 घाटों पर ये लगभग 28 लाख दीपक बिछाए जाएंगे और 25 लाख से ज़्यादा दीपक एक बार फिर अयोध्या में नया कीर्तिमान लिखेंगे, जिसको लेकर अयोध्या में तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। कैमरा पर्सन सर्वेश के साथ निमित गोस्वामी, न्यूज़ 18 अयोध्या। मथुरा सांसद हेमा मालिनी आज बाल रामलीला में पहुंची। रामलीला महोत्सव में पहुंचने पर कमेटी ने सांसद हेमा मालिनी का स्वागत किया। वहां पर उन्होंने भगवान राम की आरती उतारी और पूजा अर्चना की और बाल कलाकारों की तारीफ की। में हमारे नील गटर हेडपंप की सेना में 4 करोड़ सालों से ये चलता आ रहा है और पिछले 10 दिन से तो ये रामलीला चल रहा है और इसमें भाग लेने वाले सारे कलाकारों को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। कंग्रेचुलेशंस, इतना अच्छा आप लोग परफॉर्म करते हैं। आप लोग ऐसा लगता है कि बहुत एक्सपर्ट हैं और ये रावण जी का रोल जिसने किया बड़ा मैं दे दूंगा यार। हनुमान जी भी है और 2 बंदर जो थे और डायलॉग वेलॉग सब पता नहीं, अलग किस्म का एक रामलीला देखने का अवसर मिला। वाराणसी के जगतगंज में बाबू जगत सिंह मार्ग पर बड़े साइनेज बोर्ड का अनावरण किया गया। साइनेज बोर्ड का अनावरण यूपी सरकार के मंत्री रविंद्र जायसवाल ने किया। देश की आज़ादी में बाबू जगत सिंह का अहम योगदान रहा था। अंग्रेजों के खिलाफ बाबू जगत सिंह ने जमकर लड़ाई लड़ी थी। उनके सम्मान में विधायक निधि से इस साइनेज बोर्ड को लगवाया जा रहा है। 1999 में अंग्रेज सिस्टम खिलाफ बिताने के खिलाफ पहले बगावत किए थे और उस कारण से अंग्रेज यहाँ काफ़ी डरे, लेकिन उनको गिरफ्तार कर लिया गया 2 महीने के प्रयास के बाद। फिर वो शहीद होते हैं। हम ऐसे महापुरुषों के चरणों में प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। हम लोग ये प्रयास करेंगे कि इस काशी के इतिहास खंगालने के बाद और भी जितने शहीद हुए हैं उनको एक संग्रहालय में उनके लिए हम लोग अच्छा बनवाएंगे। आगे बढ़ते हैं और पीतल नगरी मुरादाबाद की बात करते हैं। पहली बार भक्ति, अध्यात्म, आधुनिकता, संकल्प और शक्ति को सार्थक रूप से प्रदर्शित करने के लिए दीपोत्सव का आयोजन किया गया। नगर निगम और स्मार्ट सिटी की ओर से संयुक्त रूप से लाइट एंड साउंड शो का भी आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। शहर के सभी वार्ड, मंदिर, घाट, पर्यटन स्थल और अन्य सरकारी कार्यालयों के परिसर में भी दीपक जलाए। बहुत ही सजन से पुरुष थे, उन्होंने मुझे बात कही जो कि मुझे